नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो अब अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने 12th का पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश 12th की फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए लगभग 8 से 9 चैप्टर है वो विद्युत आवेश के इर्द गिर्द चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आवेश है वो स्थिर है, आवेश गति नहीं कर। अभी आवेश क्या है वो भी अपन समझेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आवेश का इंपॉर्टेंस क्या है 12th की फिजिक्स में। आवेश हमारा स्थिर है तो उस स्थिर आवेश पर हमारे 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। उसके बाद हमारा आवेश गतिशील हो जाता है। और आवेश गतिशील कैसे होता है? नियत वेग से। तो अगर मैं आवेश को प्रदर्शित करते हैं हम Q से, तो Q हमारा स्थिर है। तो इस पर हमारे चैप्टर हैं 2, पहला दूसरा, जिसको अपन नाम देते हैं स्थिर विद्युत की। फिर हमारा आवेश गतिशील होता है। किस तरीके से गतिशील होता है? नियत वेग से। तो फिर इस पर हमारे अगले चैप्टर शुरू होते हैं 3 से, जिसको अपन नाम देते हैं विद्युत धारा। अगर आवेश नियत वेग से गति करना शुरू कर दे तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब धारा के आधार पर चैप्टर नंबर 3 हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा से ही उत्पन्न होती है चुंबकीय क्षेत्र, जिस पर हमारे 2 चैप्टर हैं चुंबक को लेकर। तो कुल मिला के 2 ये और 3 ये, 5 चैप्टर। तीसरी स्थिति हमारी आवेश की आती है। आवेश फिर से गतिशील है, लेकिन इस बार परिवर्ती वेग से। तो इस पर हमारा चैप्टर आता है, शायद आपका 14वां चैप्टर होगा। एक बार एनसीईआरटी में चेक करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। 8वां चैप्टर भी हो सकता है ये। तो कम से कम 6-7 चैप्टर को कौन इफेक्ट करता है? विद्युत आवेश। इसकी 3 अलग अलग स्थितियां हैं कि आवेश स्थिर है तो क्या होगा? स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। फिर आवेश गतिशील हो जाए नियत वेग से तो विद्युत धारा चलेगी, धारा चलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा। फिर हमारा आवेश गतिशील हो जाए परिवर्ती वेग से, मतलब उसका वेग है वो लगातार बदल रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। तो ये आवेश से रिलेटेड हमारी फिजिक्स का एक बड़ा पार्ट है, वो चलता है 12th में। तो अब अपन पढ़ते हैं कि आवेश है क्या। इलेवेंथ क्लास में अपन ने ग्रेविटेशन बल पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ अपन ने जो मूल बल पढ़े थे, उस मूल बल के अंदर एक बल आया था विद्युत बल। वहां मैंने बताया कि 2 द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगता है वो लगता है गुरुत्वाकर्षण का, और वो बल हमेशा होता है आकर्षण का। जबकि आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो होता है विद्युत बल। तो वहां भी एक शब्द आया था आवेश। तो ये आवेश है क्या? बहुत सालों पहले वैज्ञानिकों को या कुछ लोगों को ऐसा लगा कि किन्हीं 2 चीजों को जब आपस में रगड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में घर्षण। जैसे मान लो मेरे पास में ये मार्कर है और ये डस्टर है, मैं इसको आपस में रगड़ रहा हूं। तो जैसे मैंने इनको आपस में रगड़ा, तो रगड़ने के बाद इन वस्तुओं के गुणों में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने इस पेन को इस डस्टर से रगड़ा, तो इस पेन में छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, जो कि रगड़ने से पहले नहीं था। आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बचपन में बहुत किया होगा, अभी भी कर सकते हो। आपके पास में एक प्लास्टिक की स्केल पड़ी है, किया होगा, आपको याद भी आ गया होगा। एक प्लास्टिक की स्केल, एक कागज का टुकड़ा पड़ा है छोटा सा, उस कागज के टुकड़े के पास प्लास्टिक की स्केल लेकर जाओ, कुछ नहीं होता। अब उसी प्लास्टिक की स्केल को आप बालों से रगड़ो और फिर उस कागज के टुकड़े के पास लेकर जाओ, तो क्या होता है? कागज का टुकड़ा उस प्लास्टिक की स्केल पर चिपक जाता है। कागज का टुकड़ा नहीं, आप हल्के हल्के बारीक बारीक अगर रेत के कण पड़े तो उन रेत के कणों पर अपने बालों को इस स्केल को अपने बालों से रगड़ो और हल्के हल्के
रेत के कणों के पास लेकर जाओ तो वो रेत के कण चिपकेंगे। तो आप नोट करो, रगड़ने से पहले वो नहीं चिपक रहे थे, बालों से रगड़ने के बाद स्केल में आकर्षण करने का क्या आ गया, गुण। तो कुछ सालों पहले लोगों को ऐसा लगा कि रगड़ने के बाद ऐसा क्या हो रहा है, रगड़ने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि इस वस्तु में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। तो लोगों ने इसके बारे में खोजबीन चालू की। तब उनको ऐसा कुछ मिला कि प्रकृति में कुछ विशेष वस्तुएं हैं जो हमारे पास भी नॉर्मली मिल सकती है। जैसे स्केल मिली ना, अपन ने स्केल को बालों से रगड़ा और वो आकर्षण करने का गुण आ गया। ऐसा नहीं किन्हीं भी दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ोगे तो उनमें ये गुण आ जाएगा, नहीं। कुछ विशेष वस्तुओं का जिनका फिक्स कॉम्बिनेशन है कि भाई इस वस्तु को इस वस्तु से रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद किसी एक वस्तु में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने डस्टर को इस पेन से रगड़ा तो रगड़ने के बाद में इनमें आपस में आकर्षण का गुण आ गया। भाई मैंने पेन को डस्टर से रगड़ा, फिर मैंने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया तो ये अपने पास में आ रही है। जबकि रगड़ने से पहले जब मैं इनको पास में रख रहा तो ये आपस में पास में नहीं आ रही थी, लेकिन केवल रगड़ने पर इनमें ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के पास में आने लगी। तो रगड़ने के बाद जो वस्तुओं में एक दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का, अच्छा इसमें प्रतिकर्षण का भी आ सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है, रगड़ने के बाद, घर्षण करवाने के बाद। तो ऐसी वस्तुओं को जिनको रगड़ने के बाद उनमें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का क्या हो जाए, गुण आ जाए, मतलब वो एक दूसरे को किस बल से आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण बल से, उस बल को उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत बल। और विद्युत बल के लिए वस्तुओं को क्या होना जरूरी है, आवेशित। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो उन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित हो गई। रगड़ने से पहले वस्तुएं आवेशित नहीं थी, लेकिन रगड़ने के बाद वस्तुएं आवेशित हो गई। और आवेशित वस्तुओं के बीच में कौन सा बल काम करता है, विद्युत बल। तो अब हमें पढ़ना है कि रगड़ने के बाद वस्तुएं क्यों आवेशित हो गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विद्युत आवेश की परिभाषा, बहुत कम किताबों में मिलती है, ध्यान से देखिएगा। वह कारक जो वस्तुओं के बीच विद्युत बल उत्पन्न कर दे, विद्युत आवेश कहलाता है। वो फैक्टर, वो कारक जो वस्तुओं के बीच कौन सा बल उत्पन्न कर दे, विद्युत बल, उस फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। अब हमें पढ़ना है कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया, घर्षण, रगड़ना। दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले उनके बीच में आकर्षण बल काम नहीं कर रहा था, लेकिन रगड़ने के बाद आकर्षण का बल काम कर रहा है। आपने स्केल को जब तक बालों से नहीं रगड़ा था, कागज का टुकड़ा स्केल पर नहीं चिपक रहा था। जैसे आपने स्केल को अपने बालों से रगड़ा, कागज का टुकड़ा स्केल पर चिपकने लग गया। तो आपने केवल किया क्या है, बालों से रगड़ा ही तो है ना। तो ऐसा क्या हो गया, रगड़ने से स्केल आवेशित हो गई, रगड़ने से पहले स्केल आवेशित नहीं थी। तो हमें पढ़ना है कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती है और वस्तुएं आवेशित किन किन तरीकों से होती है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है, आवेशन के प्रकार। कितने प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। इसमें पहला आता है घर्षण द्वारा, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रगड़ने पर। दूसरा आता है संपर्क द्वारा, और तीसरा आता है प्रेरण द्वारा। ये तीनों वो विधियां हैं जिसकी सहायता से अनावेशित वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। अनावेशित वस्तुओं को आवेशित करने की तीन विधियां हैं, घर्षण द्वारा, संपर्क द्वारा और प्रेरण द्वारा। अब इन तीनों में क्या फर्क है।
अगर आपके पास में दो वस्तुएं हैं और दोनों की दोनों वस्तुएं अनावेशित है, मतलब दोनों पर आवेश नहीं है, तो कौन सी विधि काम में लेनी है? पहली। दोनों को आपस में क्या करवाना पड़ेगा? घर्षण, रगड़ना पड़ेगा आपस में। अगर मान लो दोनों में से एक वस्तु पहले से आवेशित है, किसी मशीन द्वारा आवेशित कर दिया, और जैसे मान लो ये डस्टर पहले से आवेशित है और इस मार्कर को मुझे आवेशित करना है, तो डस्टर की सहायता से मार्कर को आवेशित करने की दो विधियां हैं, जिसको क्या क्या बोलते हैं? संपर्क और प्रेरण। तो तीनों में अंतर समझ में आया आपको? पहली विधि कब काम में लेते हैं? जब दोनों वस्तुएं अनावेशित हो, मार्कर भी अनावेशित है और डस्टर भी अनावेशित है, तो दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगी? आवेशित। और अगर पहले से डस्टर आवेशित है और मार्कर को आवेशित करना है, तो फिर ये दोनों विधियों में से जो आपकी इच्छा हो वो काम में लो, दोनों पढ़ेंगे अपन। तो डस्टर तो पहले से आवेशित था ही, लेकिन डस्टर की सहायता से मार्कर भी क्या हो गया? आवेशित। तो पहली विधि अपन शुरू करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहली विधि अपन लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, या इसको क्या बोल सकते हैं? रगड़ने पर आवेशन। चलिए अब थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं पदार्थ की। कोई भी पदार्थ हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, प्रकृति में चाहे गैसीय अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो, ये तो आपने सुना ही होगा, इस जो भी मैं नाम बोलने जा रहा हूं, परमाणु, कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से। तो अपन परमाणु की बात करते हैं थोड़ी सी। परमाणु मैंने बात पहले बताई भी थी आपको 11वीं के प्राकृतिक मूल में। परमाणु एक खोखला गोला है, इसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है अनचार्ज, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो फिर नाभिक पर कौन सा चार्ज हुआ? नाभिक पर चार्ज हुआ प्लस, क्योंकि नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज है नहीं, और प्रोटॉन पर कौन सा है? प्लस। तो ओवरऑल नाभिक का चार्ज क्या होगा? प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसका चार्ज क्या होगा? माइनस। यह बात समझ में आ गई आपको? थॉमसन एक वैज्ञानिक हुए थे, जे थॉमसन, जिन्होंने परमाणु मॉडल भी दिया था, आपने 10th क्लास में पढ़ा और केमिस्ट्री में कहीं पर, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं। थॉमसन ने एक बात बताई थी कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा मिले, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा मिले, अब ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ऊर्जा मिलती है ताप के रूप में। जैसे पदार्थ अभी कमरे में पड़ा है तो कमरे का भी क्या है? ताप है ना। तो उतना ताप पर्याप्त होता है, उतना ताप इस इलेक्ट्रॉन के लिए पर्याप्त है, जिसके कारण इसको चाहिए, जिस उद्देश्य से। तो थॉमसन ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेता है ताप के रूप में, तो इसकी एक प्रवृत्ति है कि ये परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है। नाभिक इसको पकड़ने की कोशिश करता है अपनी ऊर्जा लगाकर, लेकिन इसको उतना ताप मिल गया कि परमाणु से बाहर जा सके, तो ये चला जाता है। पदार्थ से बाहर नहीं गया है, अभी केवल कहां से बाहर गया है? तो पदार्थ में आपको मैं एक बात बता दूं कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर में बहुत सारे अनंत परमाणु हैं, लेकिन इन परमाणुओं के बीच में होती है खाली जगह, जो हमें दिखती नहीं, इतनी कम होती है, इतने छोटे होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर परमाणु से बाहर निकला है तो रहता कहां है? पदार्थ से तो बाहर निकला नहीं, तो रहा कहां? जो परमाणुओं के बीच में, जैसे ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इनके बीच में खाली जगह दिख रही है आपको, इनमें कहीं घूमेगा फ्री। इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली और पदार्थ को छोड़कर बाहर निकल गया। और कहाँ घूम रहा है? पदार्थ में ही घूम रहा है, लेकिन परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ गोल गोल चक्कर, नाभिक से बंधा हुआ नहीं है, ये फ्री हो गया। पूरे पदार्थ में जहां जहां खाली जगह वहां घूमता रहेगा, यादृच्छिक गति करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इसको और ऊर्जा दो, तो एक और इसमें गुण है, अगर इसको और ऊर्जा मिली ना तो ये पदार्थ को भी छोड़ देता है। मतलब अब ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन इस मार्कर से बाहर आ गया, मतलब पहले तो इसने छोड़ा परमाणु को, और ज्यादा ऊर्जा मिली तो इसने छोड़ दिया पदार्थ को, पदार्थ से बाहर, लेकिन उतनी ऊर्जा हमें उसको देनी पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर निकाला, परमाणु से तो बाहर निकलता ही है नॉर्मली, इलेक्ट्रॉन को कहां से भी बाहर निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से भी बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन हमें उसको उतनी रिक्वायर्ड, जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। ऊर्जा का वो मान कहलाता है कार्यफलन। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, याद रखेंगे। 13वां 14वां पार्ट आएगा, हम फिर से पढ़ेंगे कार्यफलन, वर्क फंक्शन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी वर्क फंक्शन की? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से, परमाणु से नहीं, पूरे पदार्थ से बाहर निकाल दे, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? कार्यफलन। तो हर पदार्थ का कार्यफलन क्या होता है? अलग अलग होता है। मार्कर का इलेक्ट्रॉन कहता है मेरे को इतनी ऊर्जा दोगे तो मैं मार्कर को छोड़ूंगा। डस्टर का इलेक्ट्रॉन कहता है नहीं नहीं, मार्कर वाली ऊर्जा नहीं, मेरे को तो मार्कर से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तब मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा। मतलब हर पदार्थ की कार्यफलन क्या है? अलग अलग है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए उसका कार्यफलन क्या होता है? फिक्स होता है। अपन टॉपिक कौन सा चल रहे हैं? घर्षण द्वारा आवेशन, ये सब चीजें अभी आगे काम आने वाली है। तो कुल मिला के अपन को क्या बात समझ में आई कि अगर मैं किसी पदार्थ को एक ऊर्जा दूं ताप के रूप में, तो ऊर्जा देने पर मैं उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हूं? बाहर निकाल सकता हूं। आगे बात समझ में? मतलब पदार्थ को जब ऊर्जा मिलती है तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पदार्थ से बाहर। क्लियर? और जितनी ऊर्जा दी है, ऊर्जा का वो मान क्या कहलाता है? कार्यफलन। नोटिस, अब आते हैं अपन जो अपना मेन टॉपिक है। दो पदार्थ लिए मैंने, ए और बी। ए ले लेता हूं मैं डस्टर और बी ले लेता हूं मैं मार्कर। दोनों के दोनों पदार्थ अनावेशित है। अब सुनना, इस पदार्थ के परमाणु में, इस ए पदार्थ के एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। बी पदार्थ के एक परमाणु में 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, निश्चित बहुत काम आने वाली फिजिक्स में, सामान्यतः हर पदार्थ का परमाणु में लिख भी देता हूं, सामान्यतः हर पदार्थ का परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। मतलब क्या हुआ? एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर किसी पदार्थ के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो पूरे परमाणु का आवेश बताओ आप। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर तो वैसे ही कोई आवेश नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो टोटल आवेश कितना हुआ? 0। पूरे परमाणु का नेट आवेश कितना हुआ? 0। और जिसका आवेश का मान 0 होता है, आवेश 0 मतलब अनावेशित। ऐसा नहीं है कि परमाणु में आवेश नहीं है, परमाणु में तो आवेश है ना भाई। परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो क्या ऋणावेश नहीं है? है। परमाणु में प्रोटॉन भी है तो क्या धनावेश नहीं है? है। लेकिन दोनों का योग, पूरे पदार्थ का आवेश, जितने परमाणु, अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना आवेश होता? 5 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना ऋणावेश होता? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋणावेश होता है, तो 5 पर कितना होता?
5 से गुणा कराओ। एक प्रोटॉन पर कितना धनावेश है, इतना होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितने प्रोटॉन होते हैं, 5 ही प्रोटॉन होते हैं, तो 5। इनका भी जब आप योग करते तो 0 ही आता, मतलब पूरे परमाणु का आवेश कितना आया, 0। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब अगर एक परमाणु का आवेश 0 है तो पूरे पदार्थ का भी क्या होगा, 0। पदार्थ के एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो पूरे पदार्थ में भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो पूरे पदार्थ का नेट आवेश कितना, इसका कितना, 0, इसका कितना, 0। यानी दोनों कैसे हैं, अनावेशित। दोनों के दोनों कैसे हैं, अनावेशित। जब दोनों अनावेशित होते तो हमने क्या कहा था, रगड़ो, इनको आपस में क्या करवाओ, ए और बी को आपस में घर्षण समझते हो, ये रगड़ना, ये घर्षण। अब घर्षण करवाने पर क्या होता है ये तो आपको भी पता है, अपनी हथेलियों को रगड़ो आप, क्या फर्क महसूस हो रहा है हथेलियों को रगड़ने पर, कुछ महसूस हो रहा है, हथेलियां गर्म हो रही है ना गर्म, मतलब कि दो चीजों को आपस में रगड़ने पर दोनों के जो संपर्कित तल हैं वो क्या होते हैं, दोनों के संपर्कित तल गर्म होते हैं। गर्म मीन्स ताप। अगर इन दोनों को मैं आपस में रगड़ूंगा तो इन दोनों को क्या मिलेंगे, ताप मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। और अभी मैंने एक परिभाषा पढ़ी थी कार्यफलन की, कि इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है ताप के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, पदार्थ को छोड़ देता है। तो मैंने ए और बी को रगड़ा, ए का कार्यफलन है फाई ए, बी का कार्यफलन है फाई बी। कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। फाई ए ग्रेटर देन फाई बी। ए का कार्यफलन बी के कार्यफलन से बड़ा है, दोनों को रगड़ा है तो दोनों के संपर्क के तल क्या हुए हैं, गर्म। हथेलियां जब रगड़ते हैं, हथेलियां कहां से गर्म होती है, यहां से, यहां से होती है ना, तो जो आपस में संपर्क में होंगे वो गर्म होंगे। तो आपको ये बताना है कि ए का कार्यफलन बी के कार्यफलन से ज्यादा है, दोनों बराबर गर्म हुए, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेगा। तो वापस आते हैं कार्यफलन की परिभाषा पर, ध्यान से सुनो। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर निकाले, तो जिसका कार्यफलन कम होगा वो कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इनमें से कार्यफलन किसका कम है, बी का। तो गर्म होने पर दोनों ही गर्म हो रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा बी में से। तो कहां आ गया, एक आवेश संरक्षण का नियम है कि अगर मैं डस्टर को इससे रगड़ूंगा तो अगर मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हवा में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, डस्टर में। तो बी से इलेक्ट्रॉन निकला क्योंकि बी का कार्यफलन कम है। बी कहता है कि मेरे को तो कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन में बाहर फेंक दूंगा, ए कहता है मेरे को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो रगड़ने पर पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, बी में से। बी में से निकलकर कहां गया, ए में। अब आप बताओ, बी के एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वैसे अनंत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बी में से कहां जाते हैं, ए में से। मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बी के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ए के परमाणु में चला गया। मैंने एग्जांपल क्या लिया था, बी में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, और ए में 5 इलेक्ट्रॉन और 5, इसमें 5-5। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया, बी ए में, बी से ए में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, आप बताओ, 6 बचे। भाई एक तो चला गया ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 6 हो गए। भाई इसमें पहले 5 थे, इसमें 7 थे, इसमें से निकलकर इसमें गया, तो इसमें कितने हो गए, 5, और इसमें कितने हो गए, 6। अब मेरे को बताओ, बी के परमाणु में 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बी का परमाणु का आवेश 0 होगा क्या। 7 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर आवेश बराबर होता है, 0 हो जाएगा क्या। पहले तो 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो कट गए प्लस माइनस। अब कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। कौन अधिक है, प्लस। तो बी का परमाणु कैसा हो गया, धन। अरे भाई 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर दिया, एक प्रोटॉन बच गया ना, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस। यहां आओ, 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, पहले तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को प्लस माइनस खत्म। लेकिन अब 5 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना यहां से, तो यहां एक्स्ट्रा कौन हुआ, माइनस। 5 प्रोटॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया, एक माइनस बच गया है ना, तो इसका एक परमाणु कैसा हो गया, माइनस।
तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर इसका परमाणु धन हुआ और इसका परमाणु ऋण हुआ, ऐसे इसमें से अनंत इलेक्ट्रॉन बी से ए में जाएंगे। तो कुछ बात समझ में आई? बी कैसा हो जाएगा? धनावेशित, और ए कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। तो बी हो गया प्लस, ए हो गया माइनस, और प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है वो तो आपको पता है, कौन सा बल लगता है? आकर्षण। तो लगने लग गया ना बल। और अपन क्या पढ़ने, ये तो चाह रहे थे कि रगड़ने से पहले बल नहीं लग रहा था, क्योंकि रगड़ने से पहले इस पर भी आवेश कितना था? 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन रगड़ने के बाद क्या हुआ? यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया। तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी वहां किसका आधिक्य? प्रोटॉनों का, तो ये धन। जहां इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य वहां ऋण, तो ये धनावेशित, ये ऋणावेशित, एक धन एक ऋण। तो अब इनके बीच में कौन सा बल लगना शुरू हो जाएगा? आकर्षण का बल। तो इस तरीके से दो वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुएं आपस में क्या हो जाती है? आवेशित। अब इसमें एक बात और, हर एक इलेक्ट्रॉन का भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। यह प्रकृति का सबसे छोटा द्रव्यमान है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक पदार्थ, एक जैसे ये डस्टर का टोटल भार है, किन से मिलकर बना है? परमाणु से। परमाणु किन से मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। तो इस डस्टर के द्रव्यमान में क्या इलेक्ट्रॉन का योगदान है? बहुत कम है। इसमें से अगर 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी निकल गए तो हमें नहीं पता लगेगा द्रव्यमान घटा नहीं घटा। बट लॉजिकली तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकला तो घटना चाहिए ना, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन का भी इसमें क्या है भाई? सागर में एक बूंद का भी योगदान तो है। एक बूंद के निकलने से सागर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉजिकली एक बूंद सागर के द्रव्यमान को कम कर रही है। तो इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकलकर इसमें गया है तो इसका द्रव्यमान कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका द्रव्यमान बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं रगड़ने के बाद वस्तुओं के द्रव्यमान बदल जाते हैं। जो वस्तु धनावेशित होती है, धनावेशित कौन सी हुई है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो धनावेशित वस्तु हमेशा हल्की होती है द्रव्यमान में, और ऋणावेशित वस्तु हमेशा भारी होती है द्रव्यमान में। तो रगड़ने के बाद वस्तुओं के द्रव्यमान चेंज होते हैं। जो ऋणावेशित होगी वो भारी होगी, और जो धनावेशित होगी वो हल्की होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगा? आकर्षण का। अब ऐसी दो वस्तुएं और लो, सेम, इनको रगड़ो, तो ये प्रोसेस यहां होगा, ये क्या होगी? प्लस, और ये क्या होगी? माइनस। अब प्लस को प्लस के पास में लाओ और माइनस को माइनस के पास में लाओ, तो कौन सा बल लगेगा? प्लस और प्लस पास में आएंगे तो कौन सा लगेगा? दूर पकड़ेंगे ना, प्रतिकर्षण। और माइनस और माइनस पास में आएंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो यही विद्युत बल कहलाते हैं। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण। लेकिन विद्युत बल लगने के लिए पहले वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा? पहले वस्तुओं को आवेशित करना पड़ेगा। और आवेशित करने का पहला तरीका, जब दोनों वस्तुएं अनावेशित हो तो उनको रगड़कर, घर्षण करवाकर हम उनको आवेशित कर सकते हैं। यह होता है पहला तरीका आवेशन का। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा तरीका, जब एक वस्तु आवेशित है, अभी दोनों अनावेशित थी, अब एक आवेशित है, एक अनावेशित है, तो उस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु की मदद से कैसे आवेशित करेंगे, ये अपन जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।